नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और जातिगत जनगणना कराने को लेकर यह पत्र लिखा गया है और कहा कि 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी उसे किया जाए। संसद के दोनों सदनों में भी ये मांग उठाई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में जातिगत जनगणना कराने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में खड़गे ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर से नवीनतम जाति जनगणना के लिए आधिकारिक रूप से कांग्रेस की मांग को रखने के लिए आपको पत्र लिख रहा हूं। मेरे सहयोगियों ने और मैंने पहले भी कई अवसरों पर संसद के दोनों सदनों में इस मांग को उठाया है। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस मांग को रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ये पत्र लिखा गया। वहीं इस पत्र को जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। एक और बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में जाति जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। रैली के दौरान राहुल ने एक बार फिर से जाति जनगणना का राग छेड़ दिया। कर्नाटक चुनाव में जाति जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करे सरकार, राहुल गांधी की ओर से कहा गया। कोलार में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते नजर आए। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश में फिर से जाति आधारित जनगणना पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार सरकार की ओर से पहले ही राज्य में जाति आधारित सर्वे कराए जा रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की वकालत की। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी। तो कर्नाटक में क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनाते हैं आपको। इसे सिर्फ 7% कहते हैं कि मैंने ओबीसी का अपमान किया। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं।
हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सराफ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, कर्नाटक में देखिए चुनाव है और एक बार फिर से जातिगत जो सियासत है उसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कल राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा इस पर। बिल्कुल चारुल, देखिए एक तीर से कांग्रेस पार्टी जो है 3 निशाना करना चाहती है। एक तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात की, ओबीसी और दलित की बात की, जाहिर सी बात है चुनावी बयान है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसका असर भी पड़ सकता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। इसीलिए राहुल गांधी ने ओबीसी और दलित समुदाय की बात की। दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव है और जाति जनगणना की जो मांग है वो कहीं ना कहीं तमाम राज्यों से की जाती है और सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं वो करते रहते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष जातीय जनगणना की तरफ जाना चाहता है, इस मुद्दे को बनाना चाहता है। तीसरा जो निशाना है कांग्रेस पार्टी का वो है अपोजिशन की यूनिटी, क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे अपोजिशन की सहमति नहीं बन पाती है और अपोजिशन एक साथ नहीं आ पाता है, पर जाति जनगणना ऐसा मुद्दा है जिससे अपोजिशन जो है वो एक साथ आ सकता है, लामबंद हो सकता है। क्योंकि देखिए बिहार में पहले से जातीय जनगणना की जो सर्वे है वो लगातार चल रही है, उसमें जेडीयू हो आरजेडी हो इनकी भी भूमिका बहुत अहम रही, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इसकी पैरवी करते रहे और नीतीश कुमार ने इसको आगे तक पहुंचाया है। तो जाहिर सी बात है जो अपोजिशन यूनिटी है और विपक्षी दलों को लामबंद करने की कवायद है, तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी, उस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसका भी चर्चा हुआ होगा कि जातीय जनगणना को लेकर हमें मुद्दा बनाना चाहिए, तो विपक्ष जो है इस मुद्दे पर एक साथ आ सकता है और एक बड़ा मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाया जा सकता है। तो इसी के तहत लगातार राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और शायद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में असर पड़ सकता है, उन्हें फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा चंक जो है वो ओबीसी समुदाय का है, दलित समुदाय का है। और जिस तरीके से ओबीसी को जोड़कर राहुल गांधी के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान दिया जा रहा था कि ओबीसी का अपमान राहुल गांधी ने किया, तो उसी ओबीसी की बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं कि जातीय सर्वे होगा, आंकड़े सामने आएंगे, तब जाकर विकास की बात, जहां तक ओबीसी समुदाय हो या दलित समुदाय हो, उसकी विकास की बात की जा सकती है। इसीलिए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना और ओबीसी दलित समुदाय की बात की है। और आप देखेंगे समझने वाली बात है कि देखिए कर्नाटक में चुनाव है और उससे पहले एक बार फिर से जो जातीय जनगणना का जिक्र किया गया, यानी एक बार फिर से दलित कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर पार्टी ये कहती है कि वो सबका विकास करना चाहते हैं, किसी जाति या किसी पर्टिकुलर धर्म पर फोकस नहीं है। लेकिन जब चुनाव होते हैं, नेताओं की रैलियां होती हैं, भाषणबाजी होती है, तो उसमें वो बताते हैं कि वो किस जाति के करीब हैं, किस जाति के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो आखिर क्या जातिगत राजनीति से हटकर कोई मुद्दा नहीं देश में बचा है? देखिए ये बात एक कड़वी सच्चाई भी है कि तमाम जिस भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, बिना जात आधारित और जात की बिना बात किए हुए चुनाव नहीं हो सकते। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, दक्षिण से या पूर्व की तरफ चले जाए, तमाम राज्यों में जात की बात होती है, जाति की बात होती है और सभी राजनीतिक दल जाति की बात करते हैं और उसी के इर्द गिर्द जो है समीकरण भी बनाया जाता है कि किस जात का कितना वोट बैंक कहाँ पर है, किसे उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये एक कड़वी सच्चाई है और आप देखते हैं लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो, समाजवादी पार्टी हो, वो अपनी अपनी समुदाय, अपनी अपनी जाति की बात करते हैं ताकि वो जो बड़ा चंक है, जो बड़ा तबका है, उसका वोट उन्हें मिल सके, उन्हें लुभा सके। इसी के तहत जो है कांग्रेस पार्टी ने जातीय सेंसस की बात की है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और कर्नाटक में देखिए एक बहुत बड़ी जनसंख्या, ये कहा जाए कि दलित समुदाय का है और ओबीसी समुदाय का है, तो ऐसे में उन्हें रिझाने की कवायद जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि आप देखेंगे कि विपक्ष को भी इस मुद्दे पर लामबंद करने की कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, क्योंकि बिहार में सर्वे का काम लगातार चल रहा है। पहले जो चरण का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, तो बहुत जल्द जातीय समीकरण जो है बिहार में भी जारी किए जाएंगे और उससे एक मैसेज पूरे देश भर में जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से देने का काम किया जाएगा कि बिहार में हमने जातीय समीकरण कराया, हम देश की जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कराना चाहिए, ताकि जब जातीय आंकड़े सामने निकल पाएंगे तो हम उसी के अनुसार पर लाभ हर एक समुदाय को दे पाएंगे, हर एक
जाति के लोगों को दे पाएंगे, उनके आबादी के हिसाब से कि किसे कितनी चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। तो जातीय भागीदारी की बात राहुल गांधी ने की और 2024 लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। इसी बाबत कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से देखिए खत भी लिखा गया प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने कहा कि 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई, उसे करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। डीएम के आदेश पर इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। शहर के पश्चिमी इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। तो डीएम के आदेश पर इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे देखते हुए पूरे प्रयागराज में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज के जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी एक पत्र में यह बताया गया है, प्रयागराज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल, इंटरनेट और डेटा नेटवर्क सेवाओं को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। यह आदेश 2 दिनों के लिए है। प्रयागराज में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस जगह जगह गश्त कर रही है। विशेष तौर पर पश्चिम इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। तो 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं ताकि अफवाह फैलाकर किसी भी तरीके से माहौल को तनावपूर्ण ना किया जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक और अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील विशाल तिवारी की ओर से याचिका दायर की गई है। 2017 के बाद 183 एनकाउंटर्स की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद सियासी बवाल है और इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और मांग की है कि 2017 से अब तक यूपी में जितने भी एनकाउंटर्स हुए उसकी एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए। पीआईएल में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में ही जांच कराई जाए। शनिवार रात 10:30 बजे माफिया अतीक अहमद को पुलिस मेडिकल कराने अस्पताल ले गई, जिसके बाद मीडिया से बात कर रहा था, तभी पत्रकार बनकर आए 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद अतीक और अशरफ की मौत हो गई थी। चलिए अब आपको 10 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आखिर अतीक और अशरफ हत्याकांड में अब तक क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले मीडिया के सामने आया था माफिया अतीक अहमद और अशरफ गाड़ी से उतरकर आते हैं और उसके बाद अतीक और अशरफ पर अचानक फायरिंग कर दी जाती है। हमलावर मीडिया कर्मी के रूप में वहां पर पहुंचते हैं और मौके पर ही अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है। उसके बाद तीनों शूटर्स को पकड़ लिया जाता है, तीनों शूटर्स सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी जाती है। फिर अतीक और अशरफ का कल हमने देखा कि दोपहर पोस्टमार्टम किया गया और शाम को सुपुर्द खाक कर दिया गया अतीक और अशरफ को। इसके बाद जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है अतीक और अहमद की हत्या का यह मामला। हिरासत में है फिलहाल तीनों शूटर्स। हमारे साथ सहयोगी शेखर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। शेखर, देखिए, जिस तरह से हमने देखा माफिया ब्रदर्स की हत्या की गई, उसके बाद एहतियातन प्रयागराज में जो इंटरनेट सेवाएं हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन इस बीच कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें एहतियातन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारी प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और उसके बाद उन्होंने ये अपील की है कि जिस तरीके से स्थितियां हैं उसको देखते हुए प्रयागराज में कम से कम अगले 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया जाए, उसको रोका जाए।
इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है या जो रिजर्वेशन वगैरह होने हैं वो सारी चीजें चलती रहेंगी, उसका एक अलग सिस्टम है, वो लोगों को उसमें दिक्कत नहीं आएगी। धारा 144 जिस दिन ये हत्या हुई थी उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई थी और हमने देखा कि कई जगहों पर पुलिस ने गश्त भी करी है। अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं उन सभी जगहों पर पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया है, अपनी मुस्तैदी को दिखाया है। खासतौर से प्रयागराज में इस तरीके की स्थिति के मद्देनजर एहतियात ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरीके की अगर कोई गतिविधि दिखती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचती है, ताकि लोगों से कि अपनी कि अगर वो एक्टिविटी को देखते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो स्थिति है उस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी ने एक दिन का ये विशेष सत्र बुलाया है। सीबीआई के भेजे गए समन के बाद विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत होनी है। आम आदमी पार्टी विधानसभा में उठा सकती है सीबीआई के समन का मामला। सुबह 11 बजे से देखिए विशेष सत्र की शुरुआत होनी है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि देखिए कहा यह भी जा रहा है कि एलजी की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई है और उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो आप सरकार और एलजी साहब के बीच में अक्सर देखने को मिलते हैं। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, विशेष सत्र को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एलजी साहब का कहना है कि ये नहीं बुलाया जा सकता है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो फिलहाल जानकारी क्या है? देखिए, दरअसल दिल्ली विधानसभा का जो एक दिवसीय सत्र है वो आज होना है 11 बजे से, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले यानी कल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि नियमों के तहत अचानक से एक दिन का जो विधानसभा का सत्र है वो नहीं बुलाया जा सकता है। हालांकि कल हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल की 9 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद जब वो घर पर पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या कल विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कल विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। और इसको लेकर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों का तर्क ये है कि जब भी दिल्ली की विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो इसकी परमिशन पहले स्पीकर देता है और स्पीकर के बाद उस प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट से अप्रूव कराया जाता है, यानी कि दिल्ली की कैबिनेट उस प्रस्ताव को अप्रूव करती है और उसके बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि स्पीकर ने एक दिन के सत्र की मंजूरी दी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उसको अप्रूव किया और आज 11 बजे सत्र है। हालांकि उससे पहले बीजेपी का भी एक प्रदर्शन है दिल्ली विधानसभा के बाहर, लेकिन निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जो एक दिन का सत्र है इसमें हंगामा होगा। काफ़ी ज़्यादा जो दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें तो सीबीआई के सम्मन को लेकर लगातार आवाज़ उठा रही है कि हमारे ऊपर जबरन जो है केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के माध्यम से टारगेट कर रही है हमें, वो मुद्दा निश्चित तौर पर उठेगा। वहीं जो बीजेपी है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी। ये लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं समझने वाली। पहला ये कि दिल्ली विधानसभा के अंदर चारुल आम आदमी पार्टी के पास जो संख्या बल है वो काफ़ी ज़्यादा है, 62 विधायक उनके पास है, तो निश्चित तौर पर उनका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। हंगामा जो है उनके विधायक ज़्यादा करेंगे। इससे पहले भी मैंने देखा है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई होती है तो बीजेपी के चंद मुट्ठी भर विधायक हैं, 8 विधायक हैं, उनको मार्शल आउट कर दिया जाता है। तो क्या उसी तरीके की तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी? ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। नमित, जिस तरह से हमने कल देखा कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है 9 घंटे के लिए, लेकिन आपको याद होगा सुकेश चंद्रशेखर जिसने कहा था मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं लेकिन अगला नंबर केजरीवाल का है। क्या ये माना जाए कि ये शुरुआत से एक प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जो है बनाया जा रहा है, एक ऐसा प्लॉट किया जा रहा है जिससे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है? और आज ये जो सत्र होगा इसमें क्या लगता है, क्या खास होने वाला है? क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है? क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
देखिए यहाँ पर दो पहलू है। पहला तो ये कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन आया था उसी दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये क्लियर कर दिया था कि दिल्ली के विधानसभा का जब बजट सेशन हुआ था उस दौरान अडानी के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया था। लगातार जेपीसी की मांग भी विपक्षी पार्टियां भी कर रही थी, लेकिन संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती को उजागर किया, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसी दिन ये तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई और ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार डराएगी। और फिर वो सम्मन आया, कल देर रात पूछताछ भी 9 घंटे तक हुई, जिसके बाद विधानसभा के सत्र में भी आज हंगामा होने की उम्मीद है। मुझे जो जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी के विधायक इस मुद्दे पर एक जो निंदा प्रस्ताव है वो भी ला सकते हैं, यानी कि सीबीआई और ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए निंदा प्रस्ताव आम आदमी पार्टी लेकर आ सकती है। साथ ही साथ जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज विधानसभा के अंदर देर शाम तक पहुंचकर इस मुद्दे पर अपनी बात कह सकते हैं। क्या कुछ उनसे पूछताछ हुई? हालांकि कल इन्होंने देर शाम क्लियर कर दिया कि सीबीआई ने उनसे 56 सवाल पूछे थे और उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल आज विधानसभा में बोलेंगे? और वो बोलेंगे तो उनका तरीका क्या होगा? क्या वो सीधे प्रधानमंत्री को अटैक करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया है समन। केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया है। अपमानजनक टिप्पणी के लिए यह समन जारी किया गया है। दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय पर दरअसल टिप्पणी की थी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यहाँ पर अहमदाबाद कोर्ट ने समन जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया गया है। अपमानजनक टिप्पणी के लिए यह समन जारी किया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।